हाँ जी दोस्तों, आइए अब कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं हम यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारे बाकी थे। क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे हो गया होगा, होमवर्क में दिया था। और इसमें मेन पॉइंट तो यही था आपके पास में 390 लाख रुपीज़, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। आई होप कि ये पूरे का पूरा क्वेश्चन क्लियर होगा। नहीं है तो फिर मुझे आप पूछ सकते हैं जो भी आपके पास में यहाँ पे डाउट रहा। क्वेश्चन नंबर 10 से मैंने कहा था कि मैंने करवाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 और 14 आपके पास में। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है और क्या कहना चाहता है क्वेश्चन नंबर 10। कहता है लार्ज प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। प्रॉफिट मेकिंग कंपनी कहा जाए या फिर एग्जिस्टिंग कंपनी कहा जाए, उसमें कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। एफएम समरी में मैंने जो पॉइंट्स लिखवा है वो आपके पास में ओपन होने चाहिए। यहाँ पे कुछ एक पॉइंट लिखवाया था, बेसिकली यहाँ पे लिंक नहीं करता, लेकिन बस यहाँ पे रीड करने में आया तो मैं वापस से उस चीज़ को याद करवा रहा हूँ कि ये चीज़ याद होनी चाहिए। कहता है कि किसी साल में लॉस होता है, ठीक है। तब एक आपके पास में एक कंसेप्ट आ जाता है कि अगर आपकी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी या फिर एग्जिस्टिंग कंपनी है, दोनों में से वर्ड कोई भी यूज़ कर सकता है, एग्जिस्टिंग कंपनी का है या फिर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी का है, तो उसमें आपको टैक्स सेविंग दिखा देनी है। अगर न्यू कंपनी है, अगर वो न्यू कंपनी है तो फिर आपको लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना है, ठीक है। ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस में हमने पास्ट पेपर क्वेश्चन जहाँ पे मैंने करवाया, ये टैक्स सेविंग का कंसेप्ट जो है वहाँ पे आपने पढ़ा होगा। लास्ट, एकदम लास्ट क्वेश्चन भी है और बीच में कहीं भी एक क्वेश्चन है, ठीक है। पास्ट पेपर क्वेश्चन पीडीएफ जो प्रोवाइड करी उसमें एकदम लास्ट क्वेश्चन में ये टैक्स सेविंग का कंसेप्ट आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके होंगे उसके अंदर, ठीक है। टैक्स सेविंग क्या होता है और किस तरीके से उसकी ट्रीटमेंट होती है आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, वहाँ पे करा होगा आपने, ठीक है। तो वही कंसेप्ट है यहाँ पे, अगर ऐसा कोई हुआ तो टैक्स सेविंग आप इस तरीके से दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके पास में था तो मैंने आपको बता दिया। बेसिकली यहाँ पे कोई लिंक नहीं करता, लेकिन एग्जिस्टिंग प्रॉफिट मेकिंग वर्ड यूज़ करने को मिला तो बस मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए, तो कहता है कि एग्जिस्टिंग प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है और कहता है कि इंस्टॉलेशन, कंसीडरिंग इंस्टॉलेशन ऑफ द मशीन टू प्रोसेस द वेस्ट प्रोड्यूस बाय वन ऑफ एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। कहता है कि कोई कंपनी है और वो कोई प्रोडक्ट बना रहे, उसके अंदर कुछ वेस्ट जो है वो निकल के आता है और इस वेस्ट का यहाँ पे दिक्कत ये आता है कि ये वेस्ट ऐसे ही पड़ा रहता है। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने एक मशीन को इंस्टॉल किया है। इन लोगों ने, ये कंपनी ने मशीन को इंस्टॉल किया। ये मशीन क्या करता है, इस वेस्ट को रिप्रोड्यूस करता है और उसे मार्केटेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो एक मशीन हमने परचेज़ कर लिया है, हमने मतलब कि इस कंपनी ने, ये कंपनी का ये जो मशीन परचेज़ किया है, इस मशीन का काम क्या है, ये मशीन का काम है कि हमारे जो दूसरे मशीन्स जो है फैक्ट्री के अंदर वो वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, उसको रिप्रोड्यूस करके एक मार्केटेबल प्रोडक्ट बनाना इस मशीन का काम है, ठीक है। आगे कहता है एट प्रेजेंट वेस्ट इज रिमूव्ड बाय कॉन्ट्रैक्टर। अभी जो है एट प्रेजेंट मतलब कि अभी तक तो ये मशीन था नहीं, कह रहा है कि अभी अभी हमने ये न्यू मशीन इंस्टॉल किया है, तो अभी तक जो वेस्ट निकल के आ रहा था उसका क्या ट्रीटमेंट करते थे हम। तो कहता है कंपनी कहता है एट प्रेजेंट, अभी तक तो जो है हम ये करते थे कि वेस्ट को रिमूव करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को हमने अपॉइंट किया था और वो कॉन्ट्रैक्टर क्या करता था, इस वेस्ट को रिमूव करता था, ठीक है। अब तो हमने मशीन परचेस करने की सोच रहे, लेकिन अभी तक ये वेस्ट का क्या इलाज था, तो इलाज ये था कि कॉन्ट्रैक्टर आता था, उसको हम कुछ फीस पे करते हैं और ये कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, इस वेस्ट को लेके चला जाता है। तो वही कहता है कि वेस्ट को जो है कॉन्ट्रैक्टर रिमूव कर देता है। कहता है कि डिस्पोजल ऑन द पेमेंट, देख लीजिए मैंने कहा ना कुछ पेमेंट करते होंगे, कितना पेमेंट करते हैं, कहता है 150 लाख रुपीज़ पर एनम। पूरे साल का 150 लाख रुपीज़ हम इस कॉन्ट्रैक्टर को पे करते और वो पूरे साल में जितना भी वेस्ट निकल के आता है वो लेके चला जाता है, ठीक है। कहता है फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर, ओके सर, 4 साल की लाइफ होगी मशीनरी की वगैरह की कोई, तो कहता है 4 साल की यहाँ पे है तो फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर, ठीक है। कहता है कॉन्ट्रैक्ट कैन बी टर्मिनेटेड, हम कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट मतलब कि कैंसिल भी कर सकते हैं। ये जो कॉन्ट्रैक्टर के साथ हमने जो कॉन्ट्रैक्ट किया 4 साल का, ठीक है, हर साल हम कितना पे करते हैं, 150 लाख रुपीज़ पे करते हैं, उसके बदले वो क्या करता है, हमारे जो मशीन से प्रोड्यूस हुआ वेस्ट है वो लेके चला जाता है, ठीक है, रिमूव कर देता है बेसिकली। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट हमने बनाया उसे टर्मिनेट भी हम कर सकते हैं।
अगर कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना है, कहता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना है मतलब कि मशीनरी आप सोच रहे इंस्टॉल करना के, ठीक है, अगर मशीनरी इंस्टॉल कर दोगे तो फिर ये कॉन्ट्रैक्टर का कोई काम ही नहीं है। तो कहता है कॉन्ट्रैक्टर का कोई काम नहीं है तो इसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट बना है उसे हमें टर्मिनेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम मशीन इंस्टॉल करने की सोच रहे हैं। अगर मशीन इंस्टॉल करेंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो कहता है कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना पड़ेगा, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये एज पर रूल कहता है कि कॉन्ट्रैक्टर को आपको कंपनसेशन पे करना पड़ेगा ₹90 लाख। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहता है ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर को आप जो है टर्मिनेट कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टर को मना कर सकते हैं कि भाई आज से आपका काम ख़त्म, हमने मशीनरी इंस्टॉल कर दी है, अब आपको आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके बदले कंपनसेशन आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि 4 साल का आपने जो है कॉन्ट्रैक्ट बनाया था जिसे आप टर्मिनेट कर रहे हैं, और आपको उसका कंपनसेशन पे करना पड़ेगा कितना? ₹90 लाख। इसके बाद कहते हैं कंपनसेशन इज़ नॉट अलो एज अ डिडक्शन। ठीक है, कंपनसेशन एक तरीके से आप कह सकते हैं कि लॉस है। इनकम टैक्स में पढ़े होंगे कि ऐसा कभी कभी लॉस हो जाता है, तो आप क्या करते हैं, एज अ लॉस को जो है प्रॉफिट से एडजस्ट करते और प्रॉफिट को कम कर देते ताकि टैक्स कम पे करना पड़े। लेकिन यहाँ पे क्लियरली बता रखा है कि इस लॉस को आप प्रॉफिट के साथ एडजस्ट नहीं करेंगे। क्या ये चीज़ आपके पास में क्लियर है? तो कहता है कि ये डिडक्शन अवेलेबल नहीं है। प्रॉफिट को आप ये कम, इस अमाउंट से कम नहीं करेंगे, आप खुद बियर करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट इस अमाउंट से कम नहीं होगा। ये जो लॉस हुआ है 90 लाख रुपीज़ का पेमेंट कर रहे हैं, इसका कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलना है। इसके बाद कहता है मशीन रिक्वायर्ड फॉर कैरी आउट प्रोसेस। कहता है कि मशीन को जो है चलने के लिए, प्रोसेस चलाने के लिए मशीन हमने इंस्टॉल किया तो मशीन की कॉस्ट है 600 लाख रुपीज़। कहता है एट द एंड ऑफ द 4th ईयर मशीन कैन बी सोल्ड 60 लाख रुपीज़, सेल्वेज वैल्यू है। मतलब कि 600 लाख रुपीज़ में परचेज करो, मशीन की लाइफ कितनी है? 4 साल की। 4 साल जैसे ही ख़त्म होंगे आपको सेल्वेज वैल्यू मिलेगी 60 लाख रुपीज़। ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एंड रिमूवल जो है वो आपको 45 लाख रुपीज़ पे करना पड़ेगा। मतलब कि 4 साल की लाइफ ख़त्म होता है तो मशीन को अब कुछ काम का बचा नहीं, तो मशीन को ले जाने के लिए भी खर्चा करना पड़ेगा 45 लाख रुपीज़। तो अल्टीमेटली आप देखिए 4th ईयर के एंड में 60 लाख रुपीज़ मिलेंगे सेल्वेज के, लेकिन 45 लाख रुपीज़ चले जाएंगे। तो अल्टीमेटली 4th ईयर के एंड में हो क्या रहा है? 4th ईयर के एंड में बेसिकली क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, देख लेते हैं। प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, तो कहते हैं 4th ईयर के एंड में आपके पास में 60 माइनस 45, 60 लाख रुपीज़ मिलेंगे, 45 लाख रुपीज़ चले जाएंगे। ठीक है, किस चीज़ के? डिसमेंटलिंग और रिमूवल कॉस्ट के हिसाब से। तो 60 माइनस 45, तो इन शॉर्ट नेट अमाउंट आपको मिलेगा कितना? 15 लाख रुपीज़। 15 लाख रुपीज़ आपको नेट मिलेगा। ठीक है, सीधी सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है। 60 लाख रुपीज़ मिलने हैं, 45 चले जाने हैं, तो अल्टीमेटली हमारे हाथ में कितना पैसा रहेगा? 15 लाख रुपीज़ 4th ईयर के एंड में सेल्वेज के। ठीक है, अब कहते हैं यहाँ पे कुछ एक्सपेंसेस और सेल्स की इन्फॉर्मेशन गिवन है। एक्सपेंसेस और सेल की इन्फॉर्मेशन गिवन है। देखिए सेल आपको गिवन है, मटेरियल कंजम्पशन और वेजेस और अदर एक्सपेंस आपको, फैक्ट्री ओवरहेड, तो ये एक्सपेंस आपको गिवन है। और डेप्रिसिएशन आपको दे रखा है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि एज़ पर इनकम टैक्स ही आपको गिवन है, और हमें एज़ पर इनकम टैक्स ही तो चाहिए होता है, तो वही गिवन है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारी चीज़ें माइनस कर देते हैं सेल में से, तो हमें क्या मिलता है सर? कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो मिल जाएगा, सीधी सी बात है सर। हाँ बिल्कुल ठीक है। कहता है इनिशियल स्टॉक ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द प्रोसेसिंग ऑपरेशन ₹60 लाख। ठीक है, ईयर 1 के स्टार्टिंग में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एट द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर 1। तो ईयर 1 के स्टार्टिंग में 60 लाख रुपीज़ का मटेरियल आपको चाहिए। सीधी सी बात है, मशीन परचेज करके रखा। मशीन कितने में परचेज करा? 600 लाख रुपीज़ में। मशीन कितने में परचेज करा? 600 लाख रुपीज़ में मशीन परचेज किया है, तो इसके लिए रॉ मटेरियल का भी खर्चा करना पड़ेगा ना थोड़ा बहुत। ठीक है, प्रोडक्ट बनानी है, सीधी सी बात है, वेस्ट में से हमें कुछ प्रोडक्ट बनानी है मार्केटेबल, तो प्रोडक्ट के लिए कुछ रॉ मटेरियल भी डालना पड़ेगा। तो कहते हैं मशीन तो परचेस ला के रख दिया, 600 लाख रुपीज़ खर्चा कर दिया, लेकिन थोड़ा बहुत मटेरियल में भी खर्चा करना पड़ेगा। कहता है ईयर 1 के स्टार्टिंग में, ईयर 1 का स्टार्टिंग मतलब कि मैंने डिटेल में पढ़ाया था, यहाँ पे मैं अभी बार बार ये चीज़ नहीं पढ़ाऊँगा। मान के चलता हूँ लेक्चर में आप सब कुछ नोट डाउन करके चल रहे हो और सब कुछ आपको पता है। ठीक है, कहता है ईयर 1 का स्टार्टिंग लिखा है। ईयर 1 का स्टार्टिंग मतलब कि ईयर 0।
ईयर ज़ीरो मतलब कि एकदम बिगिनिंग में आपको ये खर्चा और करना पड़ेगा 60 लाख रुपीज़। किस चीज़ का सर? मटेरियल का। स्टॉक ऑफ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा ताकि हम अपना प्रोडक्शन आगे स्टार्ट करें। 60 लाख रुपीज़ का मटेरियल परचेज करना पड़ेगा। कहता है स्टॉक लेवल ऑफ मटेरियल टू बी मेंटेन एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। हाँ, अब द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है और थर्ड ईयर। कहता है मेंटेन करके चलना पड़ेगा ओवर ईयर आपके पास में 165 लाख रुपीज़ का मटेरियल। ठीक है, इसकी इंफॉर्मेशन बाद में देता हूँ। कहता है स्टॉक जो है वो एट द एंड ऑफ द फोर्थ ईयर ज़ीरो हो जाएगा। क्लियर है एकदम से? तो ये आपके पास में स्टॉक की बात थी। ठीक है, स्टॉक, ठीक है, स्टॉक की बात है। अब इसके बाद स्टोरेज ऑफ मटेरियल विल बी यूटिलाइज पेस। ठीक है, रेंट की बात हो रही है तो स्टॉक की बात है। स्टॉक की बात सबसे पहले इतनी जितनी चीज़ें लिखी है उसे मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं लिखूँ तो देखिए कौन सा है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 10 है ना। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें लिखता चलता हूँ। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 10 को हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नोट डाउन कर रहा हूँ। ये एग्जाम में नहीं लिखने होते, ये हमें समझने के लिए कुछ चीज़ें हम लिख लेते हैं। बाकी जो हमें समझ के वर्किंग नोट बनानी होती है वो एग्जाम में वर्किंग नोट शो करनी होती है। ठीक है, सबसे पहले तो कुछ चीज़ें लिख लेते हैं जो क्वेश्चन में कहा है। सबसे पहले तो भाई मशीनरी इंस्टॉल करने वाले और उसके लिए क्या होता है कि सर मशीन की कॉस्ट लगती है। तो सबसे पहले तो मशीन हम इंस्टॉल करने वाले और मशीन की कॉस्ट क्या है? मशीन कॉस्ट क्या है? 600 लाख रुपीज़, रुपीज़ 600 लाख। ठीक है, 600 लाख ही था ना। हाँ, 600 लाख। कहता है मशीन की कॉस्ट जो है वो 600 लाख है। कहता है एट द एंड ऑफ द फोर्थ ईयर, एट द एंड ऑफ द फोर्थ ईयर। फोर्थ ईयर क्या है सर? मशीन की लाइफ 4 साल चलेगा। फोर्थ ईयर जैसे ही ख़त्म होगा फोर्थ ईयर, आपको कुछ अमाउंट रिसीव होगा, कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा। ठीक है, कहता है 60 लाख रुपीज़ सैलवेज आपको मिलेगी। तो आपके पास में सैलवेज कितना है? सैलवेज आपको मिलेगा रुपीज़ 60 लाख, 60 लैक्स। जबकि आपको इसी के साथ कुछ पेमेंट भी करना पड़ेगा। मैं सिर्फ कॉस्ट लिख सकता हूँ। ठीक है, बाकी आपको लिखना क्या होता है? डिसमेंटलिंग एंड रिमूवल कॉस्ट पूरे का पूरा लिखना होता है। बस ये तो मैं रफली कैलकुलेशन यहाँ पे बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ इसलिए मैं ऐसे ही लिख देता हूँ कॉस्ट के करके। ठीक है, 45 लाख रुपीज़। तो अल्टीमेटली फोर्थ ईयर के एंड में जो एक्स्ट्रा अर्निंग होगी सैलवेज के नाम पे वो क्या 60 लाख रुपीज़ होगी? आंसर इज नो, 60 लाख माइनस 45 मतलब कि रुपीज़ 15 लाख रुपीज़ ये आपको रिसीव होने वाला है। ये नेट अमाउंट हो गया। ठीक है, इसके बाद कहता है कि चलो मशीनरी इंस्टॉल करोगे, 600 लाख रुपीज़ खर्चा करोगे, वो तो सब ठीक है, लेकिन अब मशीन इंस्टॉल करोगे तो कॉन्ट्रैक्टर को मना करना पड़ेगा। अभी तक तो हमारे फैक्ट्री में कौन काम कर रहा था, कंपनी में कौन काम कर रहा था? कॉन्ट्रैक्टर। उसको हर साल हम 150 लाख रुपीज़ पे कर रहे थे और 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट था उसके साथ। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टर की कॉस्ट थी, कॉन्ट्रैक्टर की जो कॉस्ट थी अभी तक वो रुपीज़ कहता है 150 लाख रुपीज़, 150 लाख पर एनम, पर एनम। ठीक है, और अगर इसे रिमूव, अगर मतलब इसे टर्मिनेट कर देते, ठीक है, और अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर देते हैं तो कहते हैं टर्मिनेशन आपको एक्सपेंस बियर करना पड़ेगा रुपीज़ 90 लाख, 90 लाख कॉस्ट आपको बियर करनी पड़ेगी।
ठीक है, ये पर एनम नहीं है, 90 लाख तो एक ही बार होता है ना, सीधी सी बात है, लॉस एक बार पे कर दिया, हर साल थोड़ी ना पे करेंगे। ओके, ये चीज़ आपके पास में। ओके ठीक है, इसके बाद ये सारी चीज़ें लिख ली हमने। ठीक है, ये शॉर्ट में लिखने की ट्राई करिए, मैं तो समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है लिखने में, बाकी क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ये रफली जो चीज़ें होती है लिखने में कोई टाइम नहीं लगता। अगर ये आप लिखते हैं तो अभी आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन कितनी आसानी से हम सोल्व कर पाएंगे। वैसे ये क्वेश्चन काफ़ी सारे स्टूडेंट को डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन ये चीज़ जो लिख रहे हैं हम, अब बाद में देखेंगे जब सॉल्यूशन करूँगा मैं, ठीक है, आप देखेंगे कि इससे बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा चीज़ें। ठीक है, इसलिए ये तो अभी मैं एक्सप्लेन करता चल रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है, बाकी ये रफली कैलकुलेशन लिखने में कोई टाइम नहीं लगता। क्वेश्चन रीड करना है, साथ में लिखते चलना है, क्वेश्चन रीड करना है, लिखते चलना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे स्टॉक की कुछ बात करी गई तो स्टॉक के बारे में लिख लेते हैं। कहते हैं स्टॉक में ऐसा है कि सर, स्टॉक की बात करी गई। ठीक है, स्टॉक में ऐसा है कि सर ईयर ज़ीरो में आपको थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा। ईयर ज़ीरो में ये स्टॉक का जो यहाँ पे काम है ना, वो बिल्कुल वर्किंग कैपिटल की तरह है। वर्किंग कैपिटल की ट्रीटमेंट याद आनी चाहिए, मैंने अच्छे से समझाया था लेक्चर में और एफएम समरी में इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखवाया है। ठीक है, अगर नहीं याद है तो एफएम समरी ओपन करिए, जो लास्ट में इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट्स लिखवाए उसमें वर्किंग कैपिटल का भी पॉइंट लिखवाया। क्या लिखवाया था, कहते हैं ईयर ज़ीरो में, ठीक है, नॉर्मल ईयर ज़ीरो में, ज़रूरी नहीं है ईयर ज़ीरो पे ही हो, वो तो क्वेश्चन कहता है उस तरीके से चलना पड़ता है। जहाँ भी आपको वर्किंग कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ा वहाँ पे हम माइनस कर देते बेसिकली। अगर ईयर ज़ीरो में है तो सीधी सी बात है माइनस माइनस प्लस हो जाता है और उसे हम ऐड कर देते बेसिकली। और जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9 में मैंने ये चीज़ समझाई थी, ये वाली 40 लाख रुपीज़, वैसे माइनस करना होता है लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए हम बोलते हैं ऐड कर दो। ठीक है, ये चीज़ ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मुझे नहीं लगता वापस से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, हर बार वो चीज़ एक्सप्लेन करते चलेंगे तो फिर टाइम ज़्यादा लगेगा। मैं मान के चलता हूँ कि जो चीज़ अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो आपके पास में रिवीजन हो रही है और क्लियर है। ठीक है, तो बिल्कुल वर्किंग कैपिटल की तरह है स्टॉक की यहाँ पे चीज़ें। कहता है कि स्टार्टिंग में आप जो है यहाँ पे एक काम करिए, 60 लाख रुपीज़ का खर्चा करिए। तो कहता है ईयर ज़ीरो में रुपीज़ 60 लाख का खर्चा करिए। ध्यान से सुनिएगा, ये स्टॉक का बिल्कुल वर्किंग कैपिटल की ही ट्रीटमेंट है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, कहता है 60 लाख रुपीज़ का खर्चा, मैं कॉस्ट लिख देता हूँ याद रखने के लिए कि खर्चा है कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट लगने वाली है ईयर ज़ीरो पे। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहता है कि क्वेश्चन का यहाँ पे मानना है, कंपनी का यहाँ पे कहना ये है कि टोटल कितने साल है सर, 4 साल है। तो कहता है कि सर 1 2 3 तीनों साल में आपको स्टॉक मेंटेन करके चलना है 165 लाख रुपीज़। वर्किंग कैपिटल में लेक्चर नंबर 1 में मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। वर्किंग कैपिटल में लेक्चर नंबर 1 में मैंने एक चीज़ पढ़ाई थी कि स्टॉक और रॉ मटेरियल का कैसा होता है कि आप आज इन्वेस्ट कर रहे हैं, मान लेते हैं स्टॉक में आपने रॉ मटेरियल में आपने इन्वेस्ट करा 60 लाख रुपीज़। तो 60 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करा, उससे आपने एक प्रोडक्ट बनाई, प्रोडक्ट बेचेंगे, 60 लाख रुपीज़ वापस से कवर हो जाएगा, ऑब्वियसली प्रॉफिट भी कमाएंगे, लेकिन 60 लाख रुपीज़ कॉस्ट तो कवर कर ही लेंगे। अब कॉस्ट जैसे ही कवर कर लेते 60 लाख रुपीज़ बेचने से, प्रोडक्ट बेचने से वापस से 60 लाख रुपीज़ आपको रिसीव हो गया। तो क्या 60 लाख रुपीज़ जो रिसीव हुआ को आप जो है इसे घर पे ले जाके रख देंगे? आंसर इज़ नो सर, वापस से इसमें री इन्वेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, मान के चलता हूँ वर्किंग कैपिटल का लेक्चर नंबर 1 आपने देखा है। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट है। कहता है कि कभी ये आपको वापस नहीं मिलेंगे पैसे। वापस कब मिलेंगे? जब आपका बिजनेस या फिर जो भी ये प्रोडक्ट बना रहे उस चीज़ का बिजनेस बंद हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 4 साल की लाइफ है, 4 साल खत्म होंगे तो 60 लाख वापस मिल जाएंगे। ये जो 60 लाख आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो आज कल कभी नहीं मिलेंगे, 4 साल के बाद मिलेंगे जब आप बिजनेस खत्म करेंगे। क्लियर है? तो आज 60 लाख इन्वेस्ट करिए रॉ मटेरियल में, ठीक है, कल बेच देंगे, वापस 60 लाख रुपीज़ कमाया, वापस इन्वेस्ट करेंगे, रॉ मटेरियल बनाएंगे, वापस से बेच देंगे। इस तरीके से चलता रहेगा 4 साल तक। जैसे ही 4 साल ख़त्म हो गए, फिर चौथे ईयर के एंड में सारा रॉ मटेरियल बेच देंगे, 60 लाख रुपीज़ और प्रॉफिट सब कुछ कमा के घर पे ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि बिजनेस ख़त्म हो चुका है। वर्किंग कैपिटल में पढ़ाया था। ठीक है, तो ईयर 0 में 60 लाख रुपीज़ का खर्चा करना है। कहता है ईयर 1 2 3 में आपको मेंटेन करके चलना है 165 लाख रुपीज़ का स्टॉक। तो कहता है स्टार्टिंग में 60 लाख रुपीज़ आपने खर्चा किया, रॉ मटेरियल परचेज किया, ठीक है,
लेकिन क्या होता है कि जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हमें पता नहीं होता कि टोटल आपके पास में मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी रहेगी। हमने पता लगाया धीरे धीरे 60 लाख रुपीज़ का रॉ मटेरियल जैसे ही हमने प्रोड्यूस करा, मार्केट में डाला, तो कस्टमर बढ़ते चले गए। तो हमने एक अंदाज़ा लगाया और पता चला कि 165 लाख रुपीज़ का स्टॉक हमें मेंटेन करके चलना पड़ेगा। कस्टमर इतने हमारे पूरे साल में परचेस करने के लिए आते हैं। 165 लाख रुपीज़ का स्टॉक हमें मेंटेन करके चलना पड़ेगा, ये हमें पता चला है। तो कहता है 60 लाख रुपीज़ का तो ऑलरेडी मेंटेन करके चल चुके हैं। अब एक्स्ट्रा कितना करना है? 165 में से 60 लाख रुपीज़ तो ईयर ज़ीरो में ऑलरेडी प्रोड्यूस कर चुके हैं। ठीक है, वही 60 लाख चलता रहेगा। जैसे कि मैंने कहा 60 लाख रुपीज़ हर साल चलता रहेगा। ईयर ज़ीरो में डाला है, वापस बेच के वापस 60 लाख कमाएंगे, वापस री इन्वेस्ट कर देंगे। अब एक्स्ट्रा कितना करना है सर? 165 लाख रुपीज़ माइनस 60 लाख, मतलब कि कितना हुआ? 105 लाख रुपीज़ का मेंटेन करके चलना है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। कहते हैं ईयर 1, 2, 3, ठीक है, तीनों साल में आपको जो है मेंटेन करके कितना चलना है सर? ₹165 लाख रुपीज़ का मेंटेन करना है। लेकिन इसमें से 60 लाख रुपीज़ का ऑलरेडी ईयर ज़ीरो पे मेंटेन कर चुके हैं, वही 60 लाख रुपीज़ घूमता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस 60 लाख, माइनस 60 लाख तो कर ही दो, 60 लाख तो ऑलरेडी मेंटेन कर चुके हैं। ठीक है, 60 लाख रुपीज़ मेंटेन ऑलरेडी कर चुके हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ईयर 1 ही लिखता हूँ। ठीक है, अभी वापस से एक्सप्लेन करूँगा, घबराएंगा नहीं। कहता है यहाँ पे आपके पास में 105 लाख आ गया। ठीक है, 105 लाख आ गया। अब वापस से समझिए। ठीक है, इसको समझते हैं, वापस से देखिए। कहता है कि एक फैक्ट्री है आपके पास में। ठीक है, ये आपकी कंपनी है, ये हमारी कंपनी है। ठीक है, कंपनी। अब हो क्या रहा है? कंपनी ने एक मशीनरी इंस्टॉल किया है, जैसे कि क्वेश्चन ने कहा, एक मशीन हमने इंस्टॉल किया है। अब मशीन की कैपेसिटी तो जितनी भी है, बहुत बड़ा मशीन हमने लिया है 600 लाख रुपीज़ का, तो बहुत बड़ी कैपेसिटी है। लेकिन अभी हमने इंस्टॉल किया है तो हमें मार्केट से कस्टमर कितनी डिमांड है, कस्टमर की कितनी डिमांड है, कितने कस्टमर परचेज करेंगे, कितना प्रोडक्ट है, पता नहीं है। ठीक है, तो हमने अभी के लिए एक अंदाज़ा लगाया कि एक काम करते हैं, अभी के लिए ₹60 लाख का रॉ मटेरियल परचेज करके एक प्रोडक्ट बनाना शुरू करते हैं, फिर मार्केट में रखेंगे। और उस तरीके से पता चलेगा कि हाँ, आपने जो कस्टमर्स है, अपने जो कस्टमर है वो कितनी डिमांड क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, एक आध 60 लाख रुपीज़ का प्रोडक्ट, अभी 60 लाख रुपीज़ के प्रोडक्ट्स बना के हम मार्केट में डाल देते हैं। उससे पता चलेगा कि अगर ज़्यादा डिमांड हो रही है तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे। तो जैसे ही हमने 60 लाख रुपीज़ का प्रोडक्ट बनाया, ईयर ज़ीरो में हमने खर्चा किया। ठीक है, और मार्केट में रखा। मार्केट में जैसे ही रखा वो तुरंत बिकने लगा। हमें पता चला, इससे हमें अंदाज़ा मिला कि टोटल हमें पूरे साल में 165 लाख रुपीज़ की डिमांड देखने को मिली है, 165 लाख रुपीज़ की। आप मुझे बताइए कि पूरे साल में कस्टमर हमारे 165 लाख रुपीज़ वाले हैं। 60 लाख रुपीज़ का तो ऑलरेडी हम रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बना के मार्केट में डाल चुके हैं। ठीक है, अब मुझे एक्स्ट्रा कितना यहाँ पे रॉ मटेरियल डालना चाहिए? सीधी सी बात है सर, रिमेनिंग, मतलब कि 105 लाख रुपीज़ का, क्योंकि 60 लाख रुपीज़ तो ऑलरेडी मार्केट में घूम रहा है, उतना कस्टमर परचेज कर भी लेंगे। और कितनी ज़रूरत है? 105 लाख रुपीज़ की। 105 लाख रुपीज़ वापस से एक रॉ मटेरियल में डाल देंगे, मशीन में डाल दिया और ये मार्केट में चला जाएगा। तो टोटल हो जाएगा 165 लाख रुपीज़ का मार्केट में हमारा प्रोडक्ट। काम ख़त्म। ईयर वन में हमारा 165 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट हो गया। अब ध्यान से, वर्किंग कैपिटल लेक्चर नंबर 1 देखा होना चाहिए आपने। ईयर 1 में जैसे ही 165 लाख रुपीज़ का रॉ मटेरियल आपने डाल दिया और प्रोडक्ट बना के मार्केट में बेचने के लिए रख दिया। ईयर 2 में क्या वापस से 165 लाख रुपीज़ आपको घर से लेके आने पड़ेंगे? आंसर इज़ नो। क्यों सर? क्योंकि सीधी सी बात है, ये जो 165 लाख रुपीज़ का प्रोडक्ट डाला है, फॉर एग्जांपल आपने 170 लाख रुपीज़ में बेच दिया, तो इससे 160 लाख रुपीज़ कवर हो गए कि नहीं सर? वापस से कवर हो गए। तो ईयर 2 में कोई नया इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये वन टाइम होता है। ठीक है, कि 60 लाख एक बार डाल दिया, बस वापस से 60 लाख आपको कभी इन्वेस्ट नहीं करना है।
ठीक है, कभी इन्वेस्ट नहीं करना है। फिर उसके बाद हमें पता चला 165 की ज़रूरत थी, तो हमने 105 और इन्वेस्ट कर दिया ईयर 1 में। ठीक है, तो 165 लाख रुपीज़ मार्केट में हमारा रॉ मटेरियल घूमना स्टार्ट हो गया। अब वो बिक जाएगा, 165 वापस से रिकवर हो जाएगा, वापस वो फैक्ट्री में लगने लगेगा। तो अब नया 165 लाख रुपीज़ कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बार वन टाइम होता है ये वन टाइम है। जैसे कि वर्किंग कैपिटल में पढ़ाया था मैंने, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। एक बार इन्वेस्ट कर दिया, फिर तो वही प्रोडक्ट बिकेगा, वहीं से रिकवर होगा, रिकवर होते ही डायरेक्ट वो कंपनी में चला जाएगा, और कंपनी में चले जाते ही ये अमाउंट से रॉ मटेरियल परचेज होगा, वापस से बिकेगा, वापस अमाउंट रिसीव होगा, वापस ये कंपनी में चला जाएगा, कंपनी वापस से रॉ मटेरियल परचेज करेगी, प्रोडक्ट बनाएगी, बिक बिक जाएगा, वापस से ये रिकवर हो जाएगा। इस तरीके से चलते रहता है। कब तक? जब तक इसकी लाइफ ख़त्म ना हो। यहाँ पे लाइफ लिमिटेड है 4 साल की। 4 साल ख़त्म हो गए, उसके बाद 165 लाख रुपीज़ वापस री इन्वेस्ट नहीं होंगे, वो आपकी जेब में आ जाएंगे। 165 लाख रुपीज़ आपको रिसीव हो जाएगा 4th ईयर के एंड में, क्योंकि वापस इन्वेस्ट करना नहीं है, तो फिर वह आप घर पे ले जा सकते हैं। क्लियर है? तो ये पॉइंट था आपके पास में, जो वर्किंग कैपिटल में ऑलरेडी एक्सप्लेन है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैंने एक बार के लिए बता दिया कि स्टूडेंट को अगर भूल गए हो, ठीक है, तो ये आपके पास में क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे वन टाइम ही इन्वेस्टमेंट करना है। 60 लाख रुपीज़ ईयर 0 पे खर्चा कर दिया, बस अब वापस से 60 लाख कहीं पे भी खर्चा करने की ज़रूरत नहीं, यही 60 लाख घूमता रहेगा। ठीक है, हमने फिर क्या किया, हमने मार्केट से पता लगाया कि वैसे ज़रूरत कितने की, 165 लाख रुपीज़ की। 60 लाख तो ऑलरेडी डाल चुके हैं, तो अभी हमें और कितना इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, 105 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। तो 105 लाख रुपीज़ का ईयर 1 में इन्वेस्टमेंट कर दिया। ठीक है, अब 105 का इन्वेस्टमेंट हो गया, मतलब कि टोटल अब इन्वेस्टमेंट कितने का हो गया, 165 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट हो गया। अब मुझे कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है रॉ मटेरियल में, क्योंकि अब काम खत्म हो गया। यही 165 लाख रुपीज़ ईयर 2 में घूमेगा, ईयर 3 में घूमेगा, ईयर 4 में घूमेगा, और ईयर 4 के एंड में वापस मिल जाएगा, क्योंकि ईयर 4 इज़ द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द मशीन। ठीक है, ये चीज़ आपके पास में हो जाती है। तो ये आपके पास में एकदम से क्लियर है। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। क्या कहा है? कहते हैं 4th ईयर के एंड में देखिए ये नील हो जाएगा। नील हो जाएगा का मतलब है वापस आपको मिस रिसीव हो जाएगा 165 लाख रुपीज़, और आप क्या कर सकते हैं, इसको ले जा सकते हैं घर पे, क्योंकि 4th ईयर इज़ द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द मशीन। ठीक है, ये बिजनेस खत्म हो जाएगा 4 साल के बाद। इसके बाद कहता है, अब बात करते हैं स्टोरेज ऑफ द मटेरियल। ये जो मटेरियल हमने 165 लाख रुपीज़ का प्रोडक्ट प्रोड्यूस तो कर दिया, लेकिन इसे स्टोर भी तो करना पड़ेगा, ऐसे ही थोड़ी ना हवा में रहेगा। तो कहता है इसे स्टोर करना पड़ेगा, स्टोरेज करनी पड़ेगी, और उसके लिए हमारे पास में स्पेस है, कंपनी में स्पेस है, और स्पेस में हमने ये क्या कर दिया, ये रॉ मटेरियल को स्टोर कर दिया। ठीक है, रॉ मटेरियल को हमने स्टोर कर दिया। दिक्कत वाली बात ये है कि अगर यहाँ पे रॉ मटेरियल प्रोड्यूस ना करते, तो कहता है इस पे हमें रेंट रिसीव हो रहा था ₹30 लाख का, अब नहीं होगा। सीधी सी बात है, आपके पास कोई हाउस है, ठीक है, जिसमें आप रह रहे हैं, अगर आप नहीं रहते, कहीं और रहते, तो यह हाउस को आप रेंट पे चढ़ा सकते। बिल्कुल इसी तरीके की यहाँ पे बात है। कहता है कंपनी के पास खाली जगह पड़ी हुई है, उसे कंपनी रेंट पे देती है, कितने में, ₹30 लाख पर एनम के हिसाब से। ठीक है, लेकिन अब रॉ मटेरियल इतना ज़्यादा परचेज कर लिया है, मतलब कि उसे प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, हमने नया बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो इसकी वजह से हुआ क्या, वो जगह जो हम रेंट पे दे सकते थे, वो हमें खुद यूज़ करनी पड़ेगी। तो खुद यूज़ करनी पड़ी, सीधी सी बात है, रेंटल जो हमें इनकम हो रही थी वो अब नहीं होगी। ठीक है, तो कहता है जो रेंट इनकम हो रही थी, कितनी, ₹30 लाख, जो रेंट इनकम हो रही थी ₹30 लाख, वो अब नहीं होगी। ठीक है, वो अब आपको नहीं होगी, ये पर एनम है, हर साल 30 लाख रुपीज़ हमें मिल रहे थे, लेकिन वो अब नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आपको अभी तक ये जो आपको अमाउंट, ये जो आपने रेंटल इनकम जो रिसीव होने वाली थी, अगर आप इस स्पेस को यूज़ ना करते, ठीक है, तो 30 लाख रुपीज़ अब रिसीव नहीं होगी। ये वर्ड सुनते ही मल्टीपल स्टूडेंट, मैं मान के चलता हूँ, ठीक है, और ये मेरा विश्वास है कि मल्टीपल स्टूडेंट को एक पॉइंट याद आ चुका होगा, क्योंकि मैंने अच्छे से पढ़ाया था टाइम लेके। कौन सी सर? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी इनकम। ठीक है, अपॉर्चुनिटी
कॉस्ट और इनकम। मैं मान के चलता हूँ कि हर एक स्टूडेंट को ये याद आ गया होगा, मेरी मेहनत वेस्ट नहीं गई होगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी इनकम। कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसे कहते हैं कि अगर कोई इनकम कमाने वाले थे आप और किसी कारण से, किसी प्रोजेक्ट के कारण से नहीं कमा पाए, जैसे कि यहाँ पे रेंटल इनकम वैसे कमा रहे थे लेकिन इस प्रोजेक्ट की वजह से, इस बिजनेस की वजह से नहीं कमा पाए, इसे हम कॉस्ट कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और ऐसी कोई इनकम जो बिजनेस लगाने की वजह से कमा रहे एक्स्ट्रा, तो उसे अपॉर्चुनिटी इनकम कहते हैं। ठीक है, और ये मैंने एफएम समरी में लिखवा रखा है आपको। कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या ट्रीटमेंट होता है, एक बार के लिए एफएम समरी में भी वो पॉइंट दिखा देता हूँ। ठीक है, कहता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी इनकम। कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है अगर, सॉरी यहाँ पे कहाँ गया, ये रहा, अपॉर्चुनिटी अगर कॉस्ट है तो कहता है बिफोर टैक्स है तो सेल में ही आप डिडक्ट कर देना, कॉस्ट है इसलिए डिडक्ट होगा, कॉस्ट है खर्चा है माइनस करेंगे, जैसे कि हमारा रूल है। इनकम है तो ऐड करो, खर्चा है तो माइनस करो, ये तो रूल आपको पता ही है। कहता है कॉस्ट है मतलब कि खर्चा, एक नुकसान, लॉस, अगर लॉस हुआ है सेल में से माइनस कर दो बाय डिफ़ॉल्ट, बिफोर टैक्स है तो। लेकिन क्वेश्चन ने आफ्टर टैक्स या फिर नेट ऑफ टैक्स वर्ड यूज़ करा है, जैसे कि एक क्वेश्चन मैंने करवाया था नेट ऑफ टैक्स, जिसमें लिखा था, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ही क्वेश्चन है, आपके ऐसे मॉड्यूल में करवाया था, याद होगा आपको। ठीक है, कहता है कि नेट ऑफ टैक्स क्लियरली लिख रखा है, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हमने करा था, नेट ऑफ टैक्स क्लियरली लिख रखा है, तो कहते हैं कि अगर लिख रखा है तो डिडक्ट करेंगे आफ्टर टैक्स अमाउंट में से। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जिसे हम कहते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से माइनस करना। ठीक है, तो कहता है बिफोर टैक्स है तो सेल में से ही माइनस कर देना, अगर आफ्टर टैक्स है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जिसे हम कहते हैं उसमें से माइनस करना। ठीक है, और इनकम है तो सेम में सेल में ऐड कर देना। अगर क्वेश्चन ने नेट ऑफ इनकम कहा है, मतलब कि नेट ऑफ टैक्स इनकम कहा है, ठीक है, तो आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ऐड कर देना सेम वे। ठीक है, सब में एक ही चीज़ होती है, तो यहाँ पे वही चीज़ कह रखा है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको एकदम से क्लियर होगी और इसका ट्रीटमेंट भी आपको पता चल गया होगा। क्या ट्रीटमेंट होगा बताइए ज़रा, इस चीज़ का क्या ट्रीटमेंट होगा। सिंपल सा पॉइंट है, कहते हैं कि सर ये जो रेंटल इनकम है, क्या नेट ऑफ टैक्स यहाँ पे लिखा है, वर्ड एक बार के लिए देख लेते हैं। कहता है 30 लाख रुपीज़ यहाँ पे पर एनम, इसके बाद तो लेबर कॉस्ट कुछ भी नहीं लिखा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट है बिफोर टैक्स, ये बिफोर टैक्स ही है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा सर, ट्रीटमेंट होगा सेल में से 30 लाख रुपीज़ माइनस कर देंगे, ये ट्रीटमेंट। लो जी, काम खत्म, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का ट्रीटमेंट हो गया। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। ठीक है, कितना सिंपल है। इसके बाद कहते हैं लेबर कॉस्ट इंक्लूड, लेबर कॉस्ट ऊपर कहीं हमने पढ़ने में आया था, ये रहा वेजेस। ठीक है, वेजेस मतलब कि लेबर कॉस्ट, तो कहता है वेजेस जो है, लेबर कॉस्ट जो है वो इंक्लूड करता है वेजेस ऑफ 40 वर्कर। ठीक है भाई, इसमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अ- अरे भाई सीधी सी बात है कि लेबर कॉस्ट में वेजेस ही तो इंक्लूड होगी, वर्कर की जो वेजेस है वो इंक्लूड होगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। आगे पढ़ते हैं, whose transfer to this process will reduce ideal time payment of 45 lakh rupees in year 1 and 30 lakh rupees in year 2। कहते हैं कि ये जो हमने प्रोसेस स्टार्ट किया है, ये जो बिजनेस स्टार्ट किया है, इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो नॉर्मल हमारी वेजेस ऊपर दिख रही है, ईयर 1 2 3 4, इसमें से ईयर 1 और 2 में कुछ रिडक्शन किया है, वेजेस में हमने कम कर दिए। तो वेजेस कम कर दिए तो सीधी सी बात है, वेजेस कम कर दिए तो ये अमाउंट को सही करना पड़ेगा, ये गलत अमाउंट दिखा रखा है ईयर 1 में और 2 में। 3 और 4 की बात नहीं करी गई, मतलब कि ये तो करेक्ट है, जिसकी बात नहीं कर रहा है वो सीधी सी बात है वो अमाउंट करेक्ट है, ये अमाउंट इनकरेक्ट है। क्यों, क्योंकि इसमें से कुछ वेजेस जो रिडक्शन किया था हमने वो अभी एडजस्ट नहीं हुआ, ये एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो पॉइंट लिख लेते हैं। कहते हैं कि सर वेजेस में ऐसा है कि एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कहते हैं वेजेस में ऐसा है कि ईयर 1 2 3 और 4, 4 साल की लाइफ है, 4 साल की वेजेस आपको पे करनी है वर्कर को। कहता है कि सर ईयर 1 में जो वेजेस आपको दे रखी है वो 225 इन लाख रुपीज़ है, ध्यान रखिएगा। तो कहता है 225 लाख रुपीज़ है, ईयर 2 में 225 लाख रुपीज़ है, ईयर 3 में 255 लाख रुपीज़ है, ईयर 4 में 300 लाख रुपीज़ है। ये चीज़ आपके पास में क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है।
लेकिन सर कहता है ईयर 1 और 2 में कुछ एडजस्टमेंट करनी है। कहता है ईयर 1 में आपको रिड्यूस कर देना है 45 लाख रुपीज़, ईयर 1 में 45 लाख रुपीज़ रिड्यूस कर देना है। क्यों? क्योंकि कुछ प्रोसेस हमने ये जो स्टार्ट करी है उसमें कुछ वेजेस में बचत हो गई होगी, सीधी सी बात है। हमें क्या ही दिक्कत है, हमें जान के क्या करना है। इसने कहा है रिड्यूस कर दो तो कर देने का, ठीक है। कहता है 30 लाख रुपीज़ ईयर 2 में माइनस कर देना, रिड्यूस कर देना, ठीक है। और सर ईयर 3 और 4 की कोई बात नहीं करी इन लोगों ने, ठीक है। तो इन लोगों ने जो बात नहीं करी है इसका मतलब ये सही अमाउंट है। 255 और 300 में कोई चेंज नहीं है, यही अमाउंट है, ठीक है। तो ईयर 1 का अमाउंट कितना है आपके पास में यहाँ पे 225 माइनस 45 मतलब कि 180 लाख रुपीज़, ठीक है, 180। और यहाँ पे 225 माइनस 30 मतलब कि आपके पास में 195 लाख रुपीज़। और ये 255 और 300 तो करेक्ट है। इसके बाद आगे क्या बात करता है, इसके बाद आगे की बात करें तो कहता है फैक्ट्री ओवरहेड इंक्लूड करता है अपॉर्शनमेंट, कहता है ऑफ द जनरल फैक्ट्री ओवरहेड। ओहो, जनरल फैक्ट्री ओवरहेड इंक्लूड करता है। जनरल फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब होता है ये तो पूरे कंपनी का है, ये बिजनेस का नहीं है। अगर बिजनेस का कोई खर्चा है ही नहीं तो हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करते, तो हम तुरंत यहाँ से कैंसिल कर देंगे, इस चीज़ को कैंसिल कर देना है। क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड इंक्लूड क्या कर रहा है, जनरल फैक्ट्री ओवरहेड, कैंसिल कर दो। जनरल फैक्ट्री ओवरहेड हम नहीं लेते। इस बिजनेस का, इस पर्टिकुलर प्रोसेस का अगर कोई फैक्ट्री ओवरहेड है तो लेंगे, वरना नहीं। तो इसने क्या कहा सर, जनरल फैक्ट्री ओवरहेड इंक्लूड है, तो ये हम कदापि नहीं लेंगे, कैंसिल कर दिया। लेकिन सर एक वर्ड इंपॉर्टेंट इसने डाल दिया बाद में, कहते हैं एक्सेप्ट, मतलब कि ये जो अमाउंट है वो तो ना लो, ठीक है। आपने लॉजिक बताया कि सर ये जनरल फैक्ट्री ओवरहेड है, नहीं लेना चाहिए, नहीं लेंगे। लेकिन सर इसमें कुछ ऐसी चीज़ भी है जो आपको लेनी पड़ेगी। कहता है एक्सेप्ट इंश्योरेंस, जो कि कॉस्ट है ₹90 लाख पर एनम के हिसाब से। हर साल का ₹90 लाख का इंश्योरेंस का खर्चा है जो इसी प्रोसेस का है। एक्सेप्ट का मतलब इसी प्रोसेस का है, तो उसे तो कंसीडर करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो कहते हैं कि सर ओवरहेड में आपने सारा अमाउंट कैंसिल कर दिया, बहुत बढ़िया करा। ओवरहेड आपके पास में जो आपने फैक्ट्री ओवरहेड जो है आपके पास में, ठीक है, पूरे का पूरा आपने कैंसिल कर दिया, बहुत बढ़िया करा। लेकिन सर इसमें एक चीज़ जो आपको कंसिडर करनी पड़ेगी, ₹90 लाख, ठीक है, इंश्योरेंस का, ₹90 लाख इंश्योरेंस का, वो आपको कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। वो चीज़ आपको कंसिडर करनी पड़ेगी पर एनम के हिसाब से, मतलब कि चारों साल 90 लाख 90 लाख 90 लाख 90 लाख लगेगा। क्लियर है आपके पास में। इसके बाद क्या कहा है सर, इसके बाद तो आपको टैक्स रेट आपको गिवन है। टैक्स रेट कितना है, 30%। तो टैक्स रेट आपके पास में है, टैक्स रेट आपके पास में है 30%, बहुत बढ़िया। और इसके बाद क्या कहता है सर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको जो है 14% गिवन है, COC 14%। लेकिन पीवी फैक्टर गिवन है, ठीक है। पीवी फैक्टर अगर गिवन होते हैं तो वही पीवी फैक्टर लेने पड़ते हैं, चाहे मर्जी जो भी कर लो, पीवी फैक्टर वही लेने पड़ेंगे अगर क्वेश्चन ने दिया है तो। क्या पूछा, एडवाइस कीजिए मैनेजमेंट को, ठीक है, हम एडवाइस कर देंगे, लेकिन एडवाइस करना क्या है। कहते हैं एडवाइस करिए कि ये इंस्टॉल करना चाहिए मशीन या फिर हमें कॉन्ट्रैक्टर के पास से ही काम करवाना चाहिए, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर हमारे लिए बेहतर था या फिर हमें मशीन इंस्टॉल करना चाहिए। तो सीधी सी बात है, देखिए कोई भी चीज़ के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जाए, ठीक है, कि ये सही है या फिर गलत, ऑलवेज एनपीवी निकालना होता है। अगर एनपीवी पॉजिटिव आया तो हम कह देंगे कि प्रॉपर है, करिए इंस्टॉल। इसी तरीके से यहाँ पे मशीन का हम क्या करेंगे, एनपीवी निकालेंगे, ठीक है। एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालिए। जो अगर आपके पास में एनपीवी पॉजिटिव आ गया तो मैं लिख दूंगा कि ये बढ़िया प्लान है, अप्लाई कर दो, 4 साल तक कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन अगर एनपीवी नेगेटिव आया तो मैं कहूँगा कॉन्ट्रैक्टर का काम सही था, मशीन का काम छोड़ दो। क्या ये चीज़ आपके पास में क्लियर है, एकदम से क्लियर है। तो ये रफ वर्किंग हमने यहाँ पे लिख ली, सारे के सारे जो क्वेश्चन में पॉइंट्स थे वो हमने यहाँ पे लिख लिए ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन, ये तो हमने रफ कैलकुलेशन की, ये एग्जाम में नहीं लिखना होता, ये तो कहीं रफली आप लिखना चाहे तो ठीक है, बाकी ये रफ कैलकुलेशन है, ये रफ कैलकुलेशन है, ठीक है, ये एग्जाम में नहीं लिखना होता, ठीक है। सॉल्यूशन, एनपीवी निकालेंगे, सीधी सी बात है।
एनपीवी निकालेंगे और अगर मैं मशीन का एनपीवी पॉजिटिव आया तो मैं कह दूंगा कि बढ़िया प्लान है, अप्लाई कर दीजिए। लेकिन सर एनपीवी के लिए एनपीवी का बेसिकली कैसे निकलता है सर? एनपीवी सीधी सी बात है सर, आपने पढ़ाया था ना, फॉर्मूला भी लिखवा है, कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो निकालिए, उसमें से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे अगर बात करूँ तो एनपीवी निकालना है। ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर या फिर ऑफ मशीन। ठीक है, ऑफ मशीन। ठीक है, ईयर लिखेंगे, इसके बाद कैश फ्लो का एक कॉलम बनाएंगे, वही याद होगा आपको। ठीक है, ईयर लिखेंगे, कैश फ्लो का कॉलम बनाएंगे, कैश फ्लो, इसमें आउटफ्लो और इनफ्लो दोनों लिखते थे, इसे पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे इनटू पी फैक्टर, जो कि गिवन है क्वेश्चन में, तो वही लेना पड़ेगा पी फैक्टर्स तो। ठीक है, और जैसे पी फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगी, और इसी का ही टोटल नेट प्रेजेंट वैल्यू आपको मिल जाएगा। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। और ईयर में भी ईयर 0 है, ईयर 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। बहुत ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, लीजिए बस लाइंस ड्रॉ कर देते हैं, ये आपके पास में पूरे का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कैश फ्लो, पी फैक्टर्स क्वेश्चन में गिवन है, और प्रेजेंट वैल्यू का एक कॉलम हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ये हमने ड्रॉ कर दिया है इसका बॉक्स। ठीक है, अब यहाँ पे कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। बताइए ईयर 0 पे टोटल खर्चा कितना होने वाला है? तो ईयर 0 पे टोटल, ईयर 0 पे तो खर्चा ही होता है, इनकम तो कुछ है ही नहीं, ईयर 0 पे खर्चा ही होना है। ठीक है, तो ईयर 0 पे सीधी सी बात है, मशीनरी परचेज कर रहे हैं, इसने कहा था मशीन परचेज करना पड़ेगा। तो ईयर 0 पे यहाँ पे हमने लिख रखा है 600 लाख रुपीज़ का खर्चा होगा। और कोई खर्चा है? 600 लाख रुपीज़ का तो खर्चा है ही है। ठीक है, जिसके लिए वर्किंग नोट हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा, तो वर्किंग नोट बना लेते हैं। कहते हैं वर्किंग नोट्स आपके पास में, वर्किंग नोट। ठीक है, कहता है ईयर 0। ठीक है, या फिर एक काम करता हूँ, छोटे सा एक ही वर्किंग नोट में काम हो जाए ऐसा करता हूँ। ठीक है, तो बार बार कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, मतलब कि शॉर्ट में एग्जाम में बिल्कुल इसी तरीके से करिए तो बेहतर होगा। वर्किंग नोट, ये हमने हेडिंग दे दिया वर्किंग नोट का। ठीक है, वर्किंग नोट का हेडिंग देने के बाद एक बड़ा सा एक टेबल बना लेंगे जिसमें हमारा सारा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, कहते हैं एक पर्टिकुलर का कॉलम बनाएंगे। ठीक है, पर्टिकुलर कॉलम, और ईयर वाइज हम यहाँ पे कॉलम बना लेते हैं, ईयर वाइज। ठीक है, ईयर वाइज कॉलम बना लेते हैं। देखिए पर्टिकुलर यहाँ पे ये ईयर 4 के लिए। ठीक है, लीजिए कॉलम बना लिया हमने। अब एक एक करके हम वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। आइए, क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन थी और उसके हिसाब से वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले बताइए मुझे, यहाँ पे कहाँ गया हमारा, यहाँ पे नोट्स। सबसे पहले हमें बताइए ईयर 0 पे क्या क्या चीज़ है। ईयर 0 पे खर्चा ही होगा ओबियसली, इनकम तो होगी नहीं। ईयर 0 पे सबसे पहले तो मशीन कॉस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मशीन परचेज कॉस्ट। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया अमाउंट इन लैक्स है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अमाउंट इन लैक्स है।
ठीक है, अमाउंट इन क्या है सर, लैक्स। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे लिख दी है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट अमाउंट लिखूँगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 10 था, ये रहा। ठीक है, ईयर ज़ीरो पे सबसे पहले तो खर्चा है, तो हमने शॉर्ट समरी लिख रखी है, तो यहीं से ही कुछ चीज़ें लिख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन में जाएंगे। तो कहते हैं 600 लाख रुपीज़ तो खर्चा करना है, मशीन परचेज करना है, ईयर ज़ीरो पे ही खर्चा करना पड़ेगा ना, ईयर वन पे थोड़ी ना कर सकते। तो कहता है ईयर ज़ीरो पे 600 लाख रुपीज़ का खर्चा है, सबसे पहले ये लिख दिया खर्चा है 600, जो कि माइनस में दिखेगा, खर्चा है इसलिए, इनकम होती तो प्लस में दिखा दे। इसके बाद ईयर ज़ीरो पे और कोई खर्चा है दिखे, ये तो आपके पास में हो गया। कॉन्ट्रैक्टर की कॉस्ट जो है 150 लाख रुपीज़ कमा सकते थे सर जी, लेकिन नहीं कमा पाए। टर्मिनेशन का 90 लाख रुपीज़ देना पड़ेगा, ईयर ज़ीरो पे ही देना पड़ेगा ना, इसने क्लियरली लिखा है एट द बिगनिंग। क्वेश्चन ओपन करके वापस से देखिए, एट बिगनिंग लिखा है। ठीक है, तो एट बिगनिंग मतलब कि आज ही पे कर देना पड़ेगा 90 लाख रुपीज़, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्टर टर्मिनेशन कॉस्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर टर्मिनेशन कॉस्ट कितना है सर, रुपीज़ 90 लाख, और खर्चा है माइनस करेंगे। क्या ये चीज़ भी आपके पास में एकदम से क्लियर है, खर्चा है माइनस करेंगे, और ईयर ज़ीरो पे ही खर्चा हो रहा है, क्योंकि आज ही मशीन इंस्टॉल कर रहे हैं और आज ही कॉन्ट्रैक्टर को मना कर देंगे कि कल से आपको आने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सीधी सी बात है कि यहाँ पे हमारे पास में हमने मशीन को इंस्टॉल कर लिया है। क्या ये चीज़ आपके पास में एकदम से क्लियर है, तो ये चीज़ भी हो गई। और कोई चीज़, 150 लाख रुपीज़ तो हमारी एक सेविंग है। ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी आपके पास में कह सकते हैं इनकम है। ठीक है, तो देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी इनकम का दोनों का पॉइंट आ गए यहाँ पे, तो दोनों पॉइंट आपको समझ आना चाहिए। एक अपॉर्चुनिटी इनकम आ गई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आ गया। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पे है, रेड कलर से हम लिख देते हैं ताकि आपको ये पॉइंट भी कवर अप हो जाए। कहता है कि रेंटल इनकम होने वाली थी, नहीं हो पाई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्टर कॉस्ट जो हमें पे करनी पड़ी थी। ठीक है, अगर हम मशीन इंस्टॉल नहीं करते तो हमें 150 लाख रुपीज़ पर एनम के हिसाब से पे करते रहना पड़ता था, लेकिन अब नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, 90 लाख रुपीज़ का खर्चा हुआ मानते हैं, लेकिन 150 लाख रुपीज़ तो हर साल के बच गए, तो ये अपॉर्चुनिटी इनकम, अपॉर्चुनिटी इनकम, लो जी, दोनों पॉइंट यहाँ पे कवर हो गए, और दोनों की ट्रीटमेंट भी आपको समझ आ जाएगी यहाँ पे। तो काम ही खत्म हो गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी इनकम, लो जी, ये पॉइंट ये, और यहाँ पे आपके पास में ये रेंटल वाला अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दोनों पॉइंट क्लियर। ठीक है, अब इसकी ट्रीटमेंट भी यहाँ पे देख लेंगे एकदम से, वैसे ट्रीटमेंट आपको पता चल ही गई होगी, कोई बड़ी बात यहाँ पे है नहीं। ठीक है, बताइए, चलिए हम ईयर ज़ीरो की बात कर रहे थे, है ना। ईयर ज़ीरो में और कोई खर्चा है क्या, देख लिए। तो सबसे पहले तो देखिए 600 लाख रुपीज़ डाल दिया। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर का ये तो हर साल होने वाले ईयर वन से बचत होगी। ठीक है, सीधी सी बात है, ईयर 1, 2 और 3 और 4 पर एनम है ना, तो ईयर ज़ीरो में तो ये कोई बचत हुई नहीं है, इनकम नहीं है, तो ईयर ज़ीरो में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। टर्मिनेशन का ईयर ज़ीरो में ट्रीटमेंट था, हमने कर दिया। स्टॉक में ईयर ज़ीरो में, हाँ जी, कॉस्ट है सर 60 लाख रुपीज़ की कॉस्ट, 60 लाख का खर्चा आज ही करना है। ठीक है, तो कहता है मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, मटेरियल कॉस्ट है 60 लाख रुपीज़ का कॉस्ट है, खर्चा है। ठीक है, ख़त्म कहानी, लो जी, इसकी बात तो काम ख़त्म हो गया, ईयर ज़ीरो का काम ख़त्म। ईयर ज़ीरो पे और कोई खर्चा है ही नहीं, तो मुझे बताइए ईयर ज़ीरो पे टोटल खर्चा कितना है, तो 600 प्लस 90 प्लस 60, तो ये आपके पास में 750 लाख रुपीज़ का खर्चा आ गया। ठीक है, 750 लाख रुपीज़ का खर्चा आ गया, 750 लाख माइनस में दिखाएंगे। क्या इतनी सी बात क्लियर है सभी को, 750 लाख आपके पास में माइनस में, तो बता दीजिए यहाँ पे। कहते हैं 750 अमाउंट यहाँ पे रुपीज़ में लिखेंगे, कैश फ्लो 750 यहाँ पे लिख देता हूँ, 750 लैक्स, और ये भी माइनस में दिखेंगे, खर्चा है, ईयर ज़ीरो पे खर्चा ही हुआ है।
ठीक है। और यहाँ पे दिखा देंगे कि यहाँ पे कहीं लिख देना वर्किंग नोट, ठीक है, चेक वर्किंग नोट आपके पास में, क्लियर है आपके पास में, रेफरेंस लिख देना यहाँ पे वर्किंग नोट, यहीं पे लिख देता हूँ कि वर्किंग नोट में देखते रहिए, सारा अमाउंट हमने वर्किंग नोट में दिखा रखा है, ठीक है, 750 लाख। अब ईयर 1 की बात करते हैं, धीरे धीरे एक एक करके सारी चीज़ों को ख़त्म करेंगे। अब ईयर 1 में तो सर जी सेल है, परचेज है, क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन है सेल परचेज की, तो अल्टीमेटली हमें कैश इनफ्लो कैश फ्लो सारी चीज़ें निकालने के लिए कैलकुलेशन यहाँ पे करनी पड़ेगी, ठीक है। वही इनफ्लो का पूरा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे फॉर्मेट बना लेता हूँ, ये थोड़ा सा यहाँ पे, चलिए तो सबसे पहले फॉर्मेट बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ईयर 0 का तो वैसे काम खत्म हो गया। अब फॉर्मेट बनाएंगे, सेल्स, क्या था फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए सर, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, कंट्रीब्यूशन मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें सेल है, उसके बाद क्वेश्चन में सारी चीज़ें गिवन है कॉस्ट, तो वही नाम लिख दे तो वही बेहतर रहेगा। क्या क्या नाम है बस वही लिखते चलते हैं सर, सेल में से ये सारे खर्चे माइनस करने और कुछ नहीं। तो ये कहता है मटेरियल कंजम्पशन है, ठीक है, मटेरियल कंजम्पशन है। इसके बाद इसमें से माइनस करेंगे, वेजेस भी है, वेजेस माइनस कर दो, सेल में से सारे कॉस्ट माइनस करने हैं बेसिकली। इसके बाद अदर एक्सपेंस है, ठीक है, अदर एक्सपेंसेस। इसके बाद माइनस और क्या करना है, फैक्ट्री ओवरहेड में, हाँ फैक्ट्री ओवरहेड में 90 लाख रुपीज़ है ना इंश्योरेंस का, तो एकदम से तो इग्नोर नहीं हो रहा है, कुछ तो लिखना पड़ता है इसमें, फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप नहीं लिखेंगे। और इसके बाद डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन माइनस होगा क्या, बिल्कुल होगा सर, डेप्रिसिएशन माइनस होगा, टैक्स बेनिफिट लेने के बाद ऐड बैक करना पड़ेगा। तो ये जैसे ही आपके पास में आंसर आ जाएगा, सेल में से ये चीज़ माइनस कर देंगे, आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलेगा, जैसे कि मैंने फॉर्मेट आपको लिखवाए रखा है, ठीक है, जैसे कि मैंने फॉर्मेट आपको लिखवा रखा है, ये वही फॉर्मेट हम यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जैसे ही आप आंसर निकालेंगे, इसका जो भी आंसर आया, इसे हम कहेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से क्या माइनस होता है सर, टैक्स, और टैक्स का रेट क्या है ज़रा बता दीजिए, क्वेश्चन में ऑलवेज गिवन होता है, मैंने पढ़ा था कहीं पे, कहाँ गिवन था, टैक्स का रेट ये रहा 30% है, तो टैक्स का रेट 30% है, जैसे ही 30% का रेट माइनस करेंगे, आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको मिल जाएगा, ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको मिल जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जैसे ही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल गया, डेप्रिसिएशन ऐड बैक करना भूलना नहीं दोस्त, डेप्रिसिएशन ऐड बैक करना भूलना नहीं, ठीक है, डेप्रिसिएशन ऐड बैक करना भूलना नहीं। और डेप्रिसिएशन बढ़िया बात यह है कि एज पर आपको इनकम टैक्स ही गिवन है, तो बढ़िया से बढ़िया है, बढ़िया से बढ़िया है, ठीक है। आइए ईयर 1 की कैलकुलेशन करते हैं, ये तो ईयर 0 है, इसमें तो कुछ लिखना नहीं दोस्त, ये तो ईयर 0 की इन्फॉर्मेशन, ईयर 0 में तो काम खत्म हो गया, ये ईयर 0 में थोड़ी आता है, ठीक है। ईयर 1 में इंफॉर्मेशन लिखना स्टार्ट करते हैं। बताइए सर, ईयर 1 में सेल कितना है, 966, ओके, ईयर 1 की कॉलम है ना ये, हाँ ईयर 1 की कॉलम है, ओके, 966। इनकम है, ऐड करेंगे, मटेरियल कंजम्पशन 90 का है, 90 माइनस कर दो, मटेरियल कंजम्पशन है 90 माइनस कर दिया, ठीक है। वेजेस, वेजेस 255 नहीं है सर, कितनी है तो फिर 255 नहीं है तो सर कितनी है, 255 नहीं है तो सर वेजेस कितनी है, 180, 195, 255 और 300, ठीक है। तो ये ईयर 1 का 180 है, ठीक है। ईयर 2 के लिए ये मैं लिख ही देता हूँ साथ ही साथ, ताकि 195 है यहाँ पे, ईयर 2 में 195 साथ साथ लिख देता हूँ, काम ख़त्म हो जाए इसका, ठीक है। और ईयर 3 में और 4 में तो कोई चेंजेस नहीं था, 255, और फोर्थ ईयर में 300, ये तो लिख ही देते हैं ना, इसमें क्या ही दिक्कत है, ये तो सही में है। और यहाँ पे सेल में भी कोई चेंजेस नहीं होता, 966 कॉपी पेस्ट कर ही दे तो जितना काम ख़त्म होगा। यहाँ पे 1254, यहाँ पे 1254, ठीक है। मटेरियल कंजम्पशन में भी कोई चेंजेस नहीं है, वही कॉपी पेस्ट कर ही देते, साथ ही साथ काम ख़त्म हो जाए ना, 255, और यहाँ पे 255, ठीक है, माइनस में। इसके बाद अदर एक्सपेंस में तो कोई चेंजेस नहीं है, एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करना है,
120, 135, 162, 210। ठीक है। इसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड में, फैक्ट्री ओवरहेड ये सारी चीज़ें वर्किंग नोट में प्रॉपरली शो कर देना। ठीक है, मैं ये नहीं करवा रहा हूँ, ये मैं आई होप कि आप कर सकते हैं ये चीज़। तो ठीक है, क्या ही दिखाना होता है। देखिए यहाँ पे हमने ये चीज़ आपको दिखाई कि सर ये वेजेस में आपको ये कैलकुलेशन, ये जो मैंने दिखाया ये वर्किंग नोट में दिखाना है, बस डिफरेंट डिफरेंट वर्किंग नोट बनानी है और ये कैलकुलेशन वर्किंग नोट में दिखानी है। आई होप कि ये तो आप खुद कर सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वर्किंग नोट में अलग से बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। ये वर्किंग नोट नंबर 1 है, 2, 3, 4 ये आप खुद बना लेना। ठीक है, उसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं, जो कि मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूँ यहाँ पे। रफली तो मैं बता चुका हूँ, बस आप अच्छे से प्रेजेंटेशन करके लिख देना। ठीक है, तो कहता है बताइए ओवरहेड में हमने लिख रखा है। ओवरहेड में कितना है सर? 90 लाख, 90 लाख, 90 लाख ही लिखना है, क्योंकि बाकी सारी कैंसिल हो चुकी है। ये जनरल था इसलिए कैंसिल कर दिया, तो 90 90 90 ही लिखना है। 90 90 जो कि इंश्योरेंस है, इसी प्रोसेस का इसलिए कंसिडर करना पड़ा। 90 90 90। ठीक है, इसके बाद क्या है सर? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन तो एज पर इनकम टैक्स है, कॉपी पेस्ट करो, काम खत्म करो। 150, 114, 84, 63। अब एक चीज़, रुक जाइए ज़रा, ये चीज़ तो ख़त्म हो गई। ठीक है, लेकिन प्रॉफिट बिफोर टैक्स अभी तक मिला नहीं। सर क्यों अभी तक नहीं मिला? कुछ ऐसी चीज़ें भी थी जो ईयर 1 में हमें ऐड और लेस वगैरह कुछ करना था। क्या चीज़ें थी सर? सबसे पहले तो अगर यहाँ पे मैं देखूँ, सबसे पहले तो मैं अगर यहाँ पे देखूँ, तो यहाँ पे मशीन की कॉस्ट में तो कुछ ऐसा ईयर 1 में अप्लाई हुआ ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, ईयर 1 में अप्लाई हुआ ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, इसके बाद सेलवेज तो ईयर 4 से रिलेटेड थी, यहाँ पे ईयर 1 से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर में ईयर 1 से रिलेटेड कुछ नहीं है। हाँ है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर का जो कॉस्ट था, जो एक तरीके से बच गया, हर साल हमें कॉस्ट लगती थी वो बच गई, तो एक तरीके से इनकम हुई कि नहीं सर? बिल्कुल हुई। तो इनकम को तो दिखाना पड़ेगा सर, बिल्कुल दिखाना पड़ेगा। तो इनकम को दिखाना पड़ेगा, सबसे पहले तो ये कॉन्ट्रैक्टर का ये 150 लाख रुपीज़ दिखाना पड़ेगा सर, बिल्कुल ये चीज़ दिखानी पड़ेगी। ओके, एक पॉइंट आपके पास में हो गया, 150 लाख रुपीज़ आपको दिखाना है। क्लियर है? 150 लाख रुपीज़ आपको दिखाना है। ओके, अपॉर्चुनिटी इनकम है। अपॉर्चुनिटी इनकम का क्या ट्रीटमेंट है सर? अपॉर्चुनिटी इनकम का ट्रीटमेंट कुछ इस तरीके से है कि सेल में ऐड कर दो। अपॉर्चुनिटी इनकम का ट्रीटमेंट क्या है? सेल में आप ऐड कर दीजिए। तो सबसे पहले ये चीज़ हम कर लेते हैं कि सेल में ऐड कर दो दोस्त, सेल में ऐड कर दो। ठीक है, तो 150 लाख रुपीज़ सेल में ऐड करना पड़ेगा कि नहीं सर? बिल्कुल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमारे पास में ये बना देने से थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, हम इसे नीचे कर देंगे। ठीक है, आप आ जाइए यहाँ पे, इसके बाद आप यहाँ पे आ जाइए। ठीक है, क्लियर आपके पास में। अब सर सेल में ऐड करना है। ठीक है, सेल में ऐड करो या फिर यहाँ पे लास्ट में मैं ऐड कर दूँ, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट, कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट जो कि सेविंग है। ठीक है, यहाँ पे वर्ड लिखना सेविंग, सेविंग इन कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट। कितना है? 150 150 150 150। ठीक है, तो ईयर 1 में 150 जो कि प्लस में दिखाएंगे, इनकम हुई है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी इनकम, इनकम इनकम ऐड करेंगे। 150 150 150 और 150। क्लियर है सर? एकदम से क्लियर है, ख़त्म। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कोई दिख रहा हो ऐसा कोई? तो कहता है टर्मिनेशन, टर्मिनेशन का ट्रीटमेंट ख़त्म हो चुका है। अच्छा, स्टॉक सर, स्टॉक में ईयर 1 में कुछ था, क्या है सर? कहता है ईयर 1 में कुछ खर्चा करना है 105 लाख रुपीज़ का, और स्टॉक को मैंने कहा एज अ वर्किंग कैपिटल। एक तरीके से वर्किंग कैपिटल ही होता है स्टॉक। क्या है सर? वर्किंग कैपिटल। आज खर्चा करो, जैसे ही बिजनेस खत्म होगा वापस पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वर्किंग कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल की ट्रीटमेंट क्या थी सर? वर्किंग कैपिटल की ट्रीटमेंट ये थी कि जैसे ही आप इनफ्लो कैलकुलेट कर देते हो पर्टिकुलर ईयर का, जिस भी ईयर की कैलकुलेशन आप कर रहे हो, जैसे कि मैं यहाँ पे ईयर 1 की बात कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की ट्रीटमेंट ये होती है कि जिस ईयर में ये खर्चा होता है, नॉर्मली ईयर 0 पे ही होता है, बस ये पहला क्वेश्चन है जहाँ पे ईयर 1 में भी थोड़ा बहुत खर्चा हो रहा है,
नॉर्मली ईयर 0 पे ही होता है। तो कहता है ईयर 1 में भी है थोड़ा बहुत। तो कहता है जिस ईयर में ये खर्चा हो रहा है उस ईयर का कैश इनफ्लो निकालिए या फिर आउटफ्लो जो भी है, कैश इनफ्लो आउटफ्लो जो भी निकालिए, और फिर आप उस इनफ्लो या फिर आउटफ्लो में आप क्या करेंगे सर, इसे लेस कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, ईयर 0 है तो उसमें माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए उसमें ऐड होता है। बाकी सारे ईयर में अगर कोई खर्चा हो रहा है तो उसे माइनस करना पड़ेगा। तो कहते हैं इनफ्लो निकाल लीजिए ईयर 1 का पहले तो, ठीक है, वो तो निकाल ही रहा है, एक बार के लिए निकालना पड़ेगा। निकालने के बाद लास्ट में 105 लाख रुपीस लेस कर देना। वर्किंग कैपिटल की यही ट्रीटमेंट होती है, एफएम समरी में मैंने लिखवा दिया है। क्लियर है। पहला ऐसा क्वेश्चन जहाँ पे ईयर 1 में भी कुछ खर्चा हो रहा है, स्टॉक नॉर्मली ऐसा चलते रहता है इसलिए वर्किंग कैपिटल की तरह ही ट्रीटमेंट चलेगी। लेकिन ट्रीटमेंट ध्यान रखना, भूल मत जाना, सेल में ऐड मत कर देना। इसकी ट्रीटमेंट क्या है सर, इनफ्लो निकाल लीजिए, आउटफ्लो, कैश इनफ्लो आउटफ्लो पूरे का पूरा निकाल लेने के बाद उसमें ऐड करना है 105। गलती से यहाँ पे सेल में वगैरह में ऐड करके मत बैठ जाना। यहाँ पे ऐड मत कर देना कि सर यहाँ पे हमने वो स्टॉक का जो है कुछ खर्चा किया था 105, यहाँ पे ऐड कर दिया या फिर लेस कर दिया ख़त्म। मत करना दोस्त। ये जो लास्ट में हम जो कैश इनफ्लो आउटफ्लो निकालते हैं ना, उसके बाद ऐड और लेस करना है, उसके बाद लास्ट में। ठीक है, पहले इनफ्लो और आउटफ्लो निकाल लो। वर्किंग कैपिटल की यही ट्रीटमेंट होती है, मैंने करवाया। आई थिंक क्वेश्चन आपके पास में 9 भी है जहाँ पे वर्किंग कैपिटल था। ठीक है, और उससे पहले भी मैं उसे एक्सप्लेन कर चुका हूँ आई थिंक। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से आपके पास में ही क्लियर होगा। अच्छा, ये चीज़ तो हो गई। इसके बाद ईयर 1 से रिलेटेड कुछ और चीज़ है सर, ये रेंटल अपॉर्चुनिटी इनकम सर। हाँ जी सर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हर साल पर एनम है, मतलब कि हर साल आपको इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा 30 लाख। तो रेंटल इनकम जो नहीं हुई, जिसे हम कॉस्ट कह देते, कॉस्ट का मतलब सर सेल में से माइनस करना है। तो जल्दी से आइए, सेल में से माइनस करिए। अपॉर्चुनिटी इनकम को हमने ऐड किया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो रेंट के नाम पे है, ठीक है, उसे हम क्या करेंगे सर, लेस करेंगे। सॉरी, यहाँ पे लेस करना है। ठीक है, तो लेस करेंगे, कितना है सर, 30 लाख, 30 लाख और 30 लाख। लो जी, बढ़िया काम हो गया, एकदम बढ़िया काम हो गया। अब बस काम ख़त्म, और उसके अलावा तो कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं। वेजेस का तो काम ख़त्म कर दिया, ओवरहेड का काम ख़त्म कर दिया, टैक्स वगैरह तो ठीक है, टैक्स 30% है, तो टैक्स तो 30% है ही, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार के लिए यहाँ पे आपके पास में क्वेश्चन में भी देख लेंगे। ठीक है, तो इसका टोटल लगा लो, इसके बाद क्वेश्चन से एक बार के लिए चेक भी कर लेंगे कि कोई चीज़ हम भूल तो नहीं रहे। ठीक है, वैसे तो हमने सारी समरी यहाँ पे लिख दी है, तो मेरे ख्याल से कुछ भी चीज़ भूलनी नहीं चाहिए, फिर भी एक बार चेक कर लेंगे। लगाइए टोटल कितना आ रहा है। ये आपके पास में 456 आ रहा होगा, 456, जिसमें से 30% आप माइनस करेंगे। ठीक है, 30% आप माइनस करेंगे। मैं अमाउंट नहीं लिख रहा हूँ, आप अमाउंट लिख देना यहाँ पे 30% कितना हो रहा है। मैं डायरेक्टली 30% माइनस कर देता हूँ, और यहाँ पे आपके पास में आएगा 319.2, 319.2। डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर देंगे, कितना डेप्रिसिएशन लेस किया था, 150, 150 को वापस ऐड बैक करिए। ठीक है, 150 को ऐड बैक करिए, और यहाँ पे कैश फ्लो आपके पास में आ जाएगा। ठीक है, माइनस में है तो इनफ्लो, माइनस में है तो आउटफ्लो, और प्लस में है तो इनफ्लो। तो यहाँ पे तो प्लस में ही दिख रहा है, कितना आ रहा है, 469.2। लो जी, 469.2 कैश फ्लो आपको मिल गया, काम ख़त्म। ठीक है, कैश फ्लो आपको मिल गया, काम ख़त्म। क्लियर है आपके पास में। बस अब लास्ट में क्या करना है, वो स्टॉक का भूलना नहीं है। वर्किंग कैपिटल एज ए ट्रीटमेंट करनी है, बस वर्किंग कैपिटल की तरह ही ट्रीटमेंट करनी है बस। क्लियर है। आइए उसकी कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे एक जैसे ही कैश फ्लो मिल गया, अब मैं यहाँ पे स्टॉक, ठीक है, परचेज इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर मेंटेनेंस इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो कि ईयर 1 में ही सिर्फ और सिर्फ, और कहीं नहीं है इसकी ट्रीटमेंट। ठीक है, 105 का ही खर्चा करना है, क्योंकि 60 का तो ऑलरेडी खर्चा कर चुके थे, काम ख़त्म। ये लेस करना था, खर्चा हो रहा है ना तो माइनस करना है। ठीक है,
लेस। ओके जी, बस ये काम करना था और क्या ही है आपके पास में, काम ख़त्म हो गया सर जी, काम ख़त्म हो गया। जल्दी से 105 माइनस कर दो और मुझे बताओ कि सर कितना आंसर आ रहा है। -105, बिल्कुल वर्किंग कैपिटल की तरह ही ट्रीटमेंट हुई इसकी, वर्किंग कैपिटल की तरह। पहले कैश फ्लो जो भी आपके पास में निकल के आ रहा है वो निकालो, फिर उसमें से माइनस कर देना स्टॉक को, ठीक है। तो यहाँ पे 364.2, ठीक है। तो ईयर 1 का इनफ्लो मिल चुका है, बस लिख दो 364.2 लैक्स। ख़त्म कहानी, फर्स्ट ईयर का काम ख़त्म। इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे और काम ख़त्म करते जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे और काम ख़त्म करेंगे। आइए, ईयर 2 में सारी चीज़ें वैसे लिख चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से मुझे सारी चीज़ों के आंसर बता दीजिए, मैं यहाँ पे जल्दी से वीडियो को स्टॉप करके इसका टोटल लगा देता हूँ। यहाँ पे 432, आप अपने तरीके से कैलकुलेशन आगे बढ़ा दीजिए। अब ये तो छोटे बच्चों वाला खेल है, ठीक है, मेरे साथ साथ आप भी ख़त्म कर दीजिए इस चीज़ को। यहाँ पे 1 कितना था डेप्रिसिएशन, 114, ऐड बैक कर देंगे 114, ठीक है। इसका टोटल निकालिए 1528 माइनस 30%, मतलब कि 396, सॉरी 69 है, 0.6। इसके बाद 456 माइनस 30%, 319.2, ठीक है। डेप्रिसिएशन ऐड बैक करते रहिए, डेप्रिसिएशन कितना था 84, 63, ठीक है। और यहाँ पे कैश फ्लो निकाल लीजिए। स्टॉक का तो यहाँ पे कुछ है नहीं, स्टॉक का सिर्फ और सिर्फ ईयर 0 पे 60 लाख का था ट्रीटमेंट, और ईयर 1 में 105 का था। उसके बाद तो बस वही चलते रहेगा, 165 165। अच्छा, फोर्थ ईयर के एंड में तो वापस मिल जाएगा ना, हाँ ये तो भूलना ही नहीं है, फोर्थ ईयर के एंड में वापस मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो 165 वापस मिल जाना है दोस्त, ये तो कैसे भूल सकते हैं। 165 लाख रुपीज़ वापस मिलने वाला है, ये तो भूला ही नहीं। वर्किंग कैपिटल की तरह ही ट्रीटमेंट है कि ईयर के स्टार्टिंग में जो है, लाइफ के स्टार्टिंग में, बिजनेस के स्टार्टिंग में खर्चा होता है, जैसे कि 105 और 60, टोटल 165 खर्चा हुआ, और लाइफ के एंड में वापस मिल जाएगा, ऐड बैक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस और माइनस इस तरीके से कर देता हूँ, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे ऐड है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड बैक होगा, ठीक है। जल्दी से आंसर मुझे निकाल के बताइए। 302.4 प्लस 114, तो यहाँ पे आपके पास में 416.4 समथिंग आ रहा है। आप भी कैलकुलेशन करते रहिए, कहीं पे हो सकता है मेरी गलती हो जाए, ठीक है, कैलकुलेशन में। तो यहाँ पे 416.4, ठीक है। इसके बाद आपके पास में ये आपके पास में आंसर निकालिए 369.6 प्लस 84, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 453.6 समथिंग आ रहा है। कैलकुलेशन आप खुद से करिएगा। 319.2 प्लस 63, तो यहाँ पे 382.2, और फिर ऐड बैक करेंगे 165, जो कि वर्किंग कैपिटल की तरह ही हमें वापस पैसा मिल गया है उस चीज़ का, ठीक है। और एक में इसमें साथ ही साथ एक और पॉइंट था ना, वो सैलवेज मिलने वाली थी, सैलवेज कितनी थी वो भी तो लिखना होगा। सैलवेज ये रहा, इसे कैसे भूल सकते हो, सैलवेज 15 लाख मिलने वाला है। सर वैसे तो सैलवेज 60 लाख थी, लेकिन डिसमेंटलिंग कॉस्ट भी तो माइनस किया, तो ये वर्किंग नोट में दिखा देना, और यहाँ पे डायरेक्ट 15 लाख की ट्रीटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे सैलवेज भी तो दिखाना है, मैं यहाँ पे लिख दूँ तो चलेगा ना, सैलवेज यहाँ पे 15, आप एडजस्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे एक और कॉलम बनाइए, यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है इसलिए यहाँ पे लिखिए सैलवेज, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लस सैलवेज शॉर्ट में, आप पूरी तरीके से लिखिएगा, पूरी प्रेजेंटेशन बनाएगा, ठीक है। 15, तो 15 भी ऐड करना भूलना नहीं। तो टोटल कितना हो गया 562.2, तो बस यही आपको कॉपी पेस्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ईयर 2 में कितना है, ईयर 2 में 416.4, लैक्स। ईयर 3 में आपके पास में कितना था 453.6,
453.6 लैक्स, और ये तो अभी अभी किया अपना 562.2 लैक्स। ठीक है, पीवी फैक्टर वैसे अपने को लिखना होता है, लेकिन क्वेश्चन ने गिवन है तो कॉपी पेस्ट करना है और कुछ दिमाग नहीं लगाना है। तो यहाँ पे पीवी फैक्टर ऑलरेडी गिवन है, ईयर 0 पे तो ऑलवेज पीवी फैक्टर इज़ 1। इसके बाद बस कॉपी पेस्ट करना है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कहता है 0.877, 0.769, 0.674, 0.592। बस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लो। नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है तो हम क्या कह देंगे, सर एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो एक बार के लिए इस चीज़ का आंसर निकालिए जल्दी से, कितना आ रहा है एक बार के लिए बताइए। मेरा आंसर आ रहा है आपके पास में रुपीज़ इन लैक्स, यहाँ पे लिख देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ रुपीज़ रखिए ना, लैक्स तो हम लिख देते हैं। चलिए, तो कहता है मेरा आंसर है, एक बार के लिए मैं डायरेक्टली आंसर लिख देता हूँ, आप कैलकुलेशन करिएगा। ठीक है, कैलकुलेशन करके चेक करिए। मेरा आंसर आ रहा है 528.1638। ठीक है, लाख रुपीज़, लैक्स। लो जी, क्लियर है आपके पास में, ये आंसर मेरा आ रहा है। एक बार के लिए क्रॉस चेक कर लीजिएगा और आपके पास में ये चीज़ ख़त्म। एक बार के लिए सॉल्यूशन में भी मैं देख लेता हूँ, यही आंसर आ रहा है इन लोगों का। क्वेश्चन नंबर 10, $589। अच्छा, यहाँ पे कोई एजम्पशन बेस्ड काम किया होगा। एक बार के लिए हम क्रॉस भी चेक कर लेते कि इनका आंसर जो है डिफरेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 2-3 एजम्पशन बेस्ड काम करना था। मुझे लगता है वहीं पे इन लोगों ने थोड़ा सा डिफरेंट काम किया होगा। एक बार के लिए चेक भी कर लेते हैं। चलिए, कहाँ पे डिफरेंस है एक बार के लिए, अगर हम यहाँ पे कैलकुलेशन देखें तो यहाँ पे कोई चेंजेस लग रहा है। अच्छा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये पॉइंट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो इन लोगों ने नेट ऑफ टैक्स, तो इन लोगों ने यहाँ पे नोट भी लिखना चाहिए था। नोट लिखा है क्या एक बार के लिए? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में, रेंट के बारे में कुछ लिखा, ये क्या, रेंट को इन लोगों ने नेट ऑफ टैक्स माना है, लेकिन उससे रिलेटेड नोट क्यों नहीं लिखा है? फैक्ट्री ओवरहेड तो ये चलो ठीक है, बढ़िया जी, ख़त्म कहानी। लो जी, ये इस बार के लिए इन लोगों ने चेंज किया, वरना पहले के मुकाबले पहले क्वेश्चन में क्या हुआ करता था, ये इसे नेट ऑफ टैक्स ही नहीं मानते थे। बेसिकली पहले क्या हुआ करता था कि पहले के मतलब कि लास्ट, आपके पास में एडिशन की बात कर सकते हैं, लास्ट एडिशन। ठीक है, ये लेटेस्ट एडिशन है आईसीए मॉड्यूल का। इससे पहले का एडिशन, लास्ट एडिशन में क्या था, इस लॉस को इन लोगों ने बिफोर टैक्स माना था, और ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है बिफोर टैक्स। कुछ भी नहीं कहा तो हम बिफोर टैक्स ही मानते हैं, और नोट भी लिखना होता है। लेकिन इन लोगों ने आफ्टर टैक्स माना है। देखिए, बिफोर टैक्स मानिए या फिर आफ्टर टैक्स मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नोट नहीं लिखा है तो दोनों चीज़ गलत हो जाएगी। वर्किंग नोट में यहाँ पे नोट ज़रूर लिखना। 2-3 चीज़ें जो मैं यहाँ पे नोट लिखवा रहा हूँ वो लिखिएगा। सबसे पहला नोट तो यही निकल के आएगा, नोट नंबर 1, कि हम एज्यूम कर रहे हैं, नोट नंबर 1। ठीक है, एज्यूम डेट, एज्यूम डेट कहते हैं कि आपके पास में जो रेंट अमाउंट है, रेंट अमाउंट ₹30 लाख। ठीक है, 30 lakhs इज बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स अमाउंट। आप चाहे तो आफ्टर टैक्स भी मान सकते हैं, जैसे कि लेटेस्ट आईसीए मॉड्यूल में ये करा है। ठीक है, हमारा जो आंसर है वो गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है इसमें। ठीक है, इन लोगों ने आफ्टर टैक्स माना है, बस ये फ़र्क था। आफ्टर टैक्स मानोगे तो थोड़ा सा आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो भी मानो यहाँ पे नोट लिखनी पड़ेगी। सर,
आपने जो कैलकुलेशन करवाया वही एग्ज़ाम में करके आए, बिल्कुल कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। आईसीआई का ही ये सॉल्यूशन था, लास्ट एडिशन में यही सॉल्यूशन किया था, बस करंट एडिशन में इन लोगों ने थोड़ा सा चेंज करा है। तो दोनों, मैं तो कहता हूँ दोनों आंसर आप जो है एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है, ताकि एक तरीके से प्रैक्टिस हो जाए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के पॉइंट पे, ठीक है। फिर एग्जाम में तो अपने तरीके से कोई भी ट्रीटमेंट करके आइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर आपके पास में? अच्छा, ये पॉइंट तो आपके पास में क्लियर होगा। दूसरा एक और पॉइंट कैपिटल गेन का, ठीक है। कैपिटल गेन का क्या पॉइंट है? कैपिटल गेन का पॉइंट है कि हम जब यहाँ पे आपके पास में 1 मिनट यहाँ पे मैं बता दूँ, क्वेश्चन कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 10। आपने यहाँ पे देखा सैलवेज आपको जो है 60 लाख रुपीज़ की मिल रही थी, सैलवेज 60 लाख रुपीज़ की मिल रही थी। तो इसमें हम, आपको पता होगा इनकम टैक्स में हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो कहता है कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन, कैपिटल गेन की कैलकुलेशन करते हैं, इनकम टैक्स में जो करते थे वही कैलकुलेशन है। कहते हैं कि सबसे पहले मशीन की कॉस्ट कितनी है, सर मशीन कॉस्ट इज ₹600 लाख, 600 लाख रुपीज़ की कॉस्ट है, लैक्स, ठीक है। मशीन की कॉस्ट ये है। इसमें से हम माइनस कर देते हैं क्या चीज़ सर, डेप्रिसिएशन, पूरी लाइफ का डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं और देखते हैं कि क्या कोई अमाउंट बच रही है डेप्रिसिएशंस, ठीक है। डेप्रिसिएशन पूरी लाइफ का यहाँ पे जितना भी आपके पास में बनता है, ठीक है, जितना भी टोटल डेप्रिसिएशन, कितने साल है, 4 साल है, तो 4 साल का डेप्रिसिएशन यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। डेप्रिसिएशन चारों साल का हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। चारों साल का डेप्रिसिएशन का टोटल लगाइए। डेप्रिसिएशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ईयर 1 2 3 4, ठीक है। 4 साल का डेप्रिसिएशन यहाँ पे लिखा था 150 है, इसके बाद 114, इसके बाद 84, इसके बाद 63, ठीक है। ये हमने यहाँ पे इसका टोटल लगाइए, टोटल डेप्रिसिएशन कितना है, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद बेसिकली इसकी कॉस्ट बचती कितनी है वही देखना है। तो 150 प्लस 114 प्लस 84 प्लस 63, तो ये 411, तो रुपीज़ 411 ये क्या हो गया, डेप्रिसिएशन का अमाउंट हो गया। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद बेसिकली इसका अमाउंट बचता कितना है वो देखना है हमें, ठीक है। बेसिकली इसका अमाउंट बचता कितना है वो हमें देखना है बस। तो कितना अमाउंट बच रहा है ज़रा कैलकुलेशन करके निकालिए, इसका आंसर कितना आ रहा है, 411 माइनस किया 600 में से, तो 600 माइनस 411, तो यहाँ पे 189 लाख रुपीज़, 189 लाख रुपीज़ आपके पास में आ रहा है, ठीक है। अब सीधी सी बात है, देखिए समझिएगा, कहते हैं कि 189 लाख रुपीज़ की आज की वैल्यू है, फोर्थ ईयर के एंड में इस मशीन की वैल्यू अब बची कितनी है, 189 लाख रुपीज़ की सर। लेकिन कबाड़ी वाला कितना दे रहा है, 60 लाख रुपीज़। सैलवेज तो इसकी कितनी मिली, ओनली एंड ओनली सैलवेज आपके पास में कितनी मिली सर, ₹60, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको लॉस हुआ, बिल्कुल हुआ सर। 189 का मशीन गया और ₹60 मिला, तो लॉस कितना हुआ, -60 करके लॉस, ठीक है, ऑन, या आपके पास में सिर्फ और सिर्फ लॉस, आपके पास में कैपिटल गेन या फिर कैपिटल, यहाँ पे इस तरीके से लिखिए, कैपिटल लॉस, ठीक है। कैपिटल लॉस 129 लाख रुपीज़। बेसिकली इस पे क्या होता है, इस पे टैक्स सेविंग आपको मिलती है।
बेसिकली अगर लॉस हुआ है, ये लॉस है तो माइनस में दिखेगा, लॉस होता है तो टैक्स में आपको बेनिफिट मिलता है। इसका टैक्स निकालिए, कितना है, कितना परसेंट था, 30% था ना टैक्स रेट, तो इसका 30% करते हैं हम। इसका 30% करते हैं तो आपको क्या मिलता है सर, कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस। यहाँ पे कैपिटल लॉस मिलेगा, ठीक है, कैपिटल लॉस मिलेगा, इसका 30% करोगे इंटू 30%, तो कितना है, 38.7 लाख रुपीज़। इसका आपको बेनिफिट मिलता है बेसिकली। ये आप क्या करते हैं सर, यहाँ पे कैश इनफ्लो जो आपके पास में, वहाँ पे एडजस्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस कर देना, इतना टैक्स पे नहीं करना है सर, इतना टैक्स पे नहीं करना है, इसकी बचत मिलती है, इसे सेविंग कहते हैं। जो आप ईबीआई टीपीएस एनालिसिस में मेरे साथ एक बड़ा क्वेश्चन देखे थे, पास्ट पेपर क्वेश्चन वाला, ठीक है, वही चीज़। लेकिन सर आईसीआई का कहना है कि ये कैलकुलेशन चलो ठीक है आप कर रहे हैं, लेकिन हम ऑलवेज एज्यूम करेंगे कि आपके पास में कैपिटल गेन इग्नोर। अगर क्वेश्चन कहे कि इसकी ट्रीटमेंट दिखाओ तो ही करेंगे, वरना हम यहाँ पे कहेंगे कि सर बट आपके पास में कैपिटल गेन ट्रीटमेंट, कैपिटल गेन ट्रीटमेंट इज इग्नोर इन सॉल्यूशन। आईसीए मॉड्यूल में भी यही करा है, ठीक है, और ये ऑलवेज यही करना है। कैपिटल गेन में कभी भी पढ़ना ही नहीं, अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा है तो ये नोट लिख के आना कि कैपिटल गेन इज इग्नोर। अच्छा सर ये कैलकुलेशन दिखानी है क्या एग्जाम में, आंसर इज नो, ये दिखाने की ज़रूरत नहीं। हाँ अगर आपको आता ही है एकदम परफेक्टली तो आप ये दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। हाँ ये नॉट कंपलसरी है, नॉट कंपलसरी लिखना कि कैपिटल गेन को हम इग्नोर कर रहे हैं, बस। क्लियर है आपके पास में, एक बार के लिए आईसीए मॉड्यूल में भी वही चीज़ मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ये आपके पास में आईसीए मॉड्यूल, इन लोगों ने भी नोट लिखी होंगी, ठीक है, कि हम कैपिटल गेन को इग्नोर कर रहे हैं बेसिकली। तो यहाँ पे देख लीजिए, टैक्स ऑन कैपिटल गेन वैसे बनता है लेकिन इग्नोर करा गया। क्लियर है, ये चीज़ आपके पास में, बस काम ख़त्म, क्वेश्चन ख़त्म, ठीक है, क्लियर है आपके पास में, सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो चुकी। अच्छा सर ये प्रेजेंटेशन इस तरीके से करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, जैसे मैंने करवाया वैसे ही करिए, बस यही एक सिंपल पॉइंट है जिसकी ट्रीटमेंट डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, जैसे नोट लिखोगे वही काम कर पाएंगे, ठीक है। अगर आफ्टर टैक्स माना है तो आफ्टर टैक्स करना, अगर बिफोर टैक्स माना है तो बिफोर टैक्स। मेरे ख्याल से बाय डिफ़ॉल्ट बिफोर टैक्स रहना चाहिए, क्योंकि आईसीआई के पुराने क्वेश्चन जितने भी है उसमें कुछ भी नहीं कहा होता तो वो बिफोर टैक्स मानता है। इस बार से पता नहीं क्यों इस क्वेश्चन में इसने आफ्टर टैक्स मान लिया, लेकिन वरना ये हर एक पास्ट पेपर क्वेश्चन में इसने बिफोर टैक्स ही माना है अगर क्वेश्चन ने नहीं कहा हो। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि आप बिफोर टैक्स मानिए आफ्टर टैक्स मानिए, आपकी मर्जी है, लेकिन नोट नहीं लिखा, नोट में नहीं लिखा कि आपने कुछ एज्यूम करा है तो आपका पूरा आंसर गलत होगा, ध्यान रखिएगा। नोट नहीं लिखा मतलब कि आंसर गलत है, ठीक है।